नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं सुनील कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं कि आज की क्लास का मुख्य विषय क्या है। आज की क्लास का मुख्य विषय है भूगोल अर्थात जियोग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी वाले सेक्शन के अंतर्गत त्रिकोशीय परिसंचरण तंत्र जैसा टॉपिक हम लोग आज उठा रहे हैं, जिसको हम लोग ट्री सेलुलर सर्कुलेशन भी बोलते हैं। दरअसल ये महत्वपूर्ण टॉपिक पवन तंत्र से संबंधित है और पवन तंत्र से 2 सवाल आने की पूरी संभावना होती है किसी भी एग्जाम में। तो पवन तंत्र को पूरी तरह से समझने के लिए त्रिकोशीय परिसंचरण तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए हम लोग अपने मुख्य विषय की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो इसके शब्दों से समझ लें। त्रिकोशीय, त्रिकोशीय का मतलब, त्रि का मतलब क्या है? 3, कोष का मतलब यानी जो सेल बनते हैं, 3 कोष बनेंगे। तो 3 कोष कहाँ बनेंगे भाई? पृथ्वी में बनेंगे। किसके बनेंगे? पवन के परिसंचरण के 3 कोष बनेंगे। तो पवन के परिसंचरण के कोषों को कैसे समझेंगे? पहले आप समझ लें बच्चों कि एक छोटे से चित्र के माध्यम से मैं आपको पृथ्वी पर उपस्थित महत्वपूर्ण दाब पेटियां, प्रेशर बेल्ट को समझते हैं। मैंने ये सेपरेट लेक्चर दिया है, लेकिन फिर भी आप समझ लें। दिस इज योर इक्वेटर, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र आपका लो प्रेशर बेल्ट होता है। लो प्रेशर, दिस इज कॉल्ड द लो प्रेशर बेल्ट। ये मैंने आपको प्रेशर बेल्ट वाले लेक्चर में अच्छे से समझाया है, और कोई डाउट है तो उस लेक्चर पर विजिट करेंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लेकिन 30 से 35 डिग्री पर मैंने आपको एक हाई प्रेशर बेल्ट की चर्चा की। 30 से 35 डिग्री के आसपास मैंने आपको यहां पर हाई प्रेशर, दिस इज द प्लेस ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट। इसी तरह से यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में भी हाई प्रेशर बेल्ट एक निर्मित हो रही है, और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? 30 डिग्री से 35 डिग्री अमूमन माना जाता है। 30 से 35 डिग्री का ये विस्तार होगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 60 से 65 डिग्री का एक अक्षांशीय पेटी और पाई जाएगी, 60 से 65 डिग्री तक, 60 से 65 डिग्री तक। इन चीज़ों को मैं स्पष्ट कर दूं तो बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगी बातें। 60 से 65 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, एक पेटी यह पाई जाएगी। अब बच्चों देखिए, ये क्या है? लो प्रेशर बेल्ट है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर लो प्रेशर बेल्ट बनता है, मतलब निम्न वायुदाब की ये पेटी होती है। इसके बाद ये उच्च वायुदाब की पेटी होती है। फिर ये क्या होती है? ये भी लो प्रेशर बेल्ट होती है। ये जो 60 से 65 डिग्री के आसपास की जो पेटी है, ये भी क्या होती है? लो प्रेशर बेल्ट होती है। और उसके बाद फिर हम लोग ध्रुवीय बेल्ट की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल हाई प्रेशर होता है। ये क्या होता है? हाई प्रेशर बेल्ट होता है यहाँ पर। अच्छा, बिना इस स्ट्रक्चर को समझे हम लोग त्रिकोशीय परिसंचरण तंत्र को समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, अब आप देखिए, इस चीज को उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी भी बोलते हैं। तो हम यहां पर इस चीज को लिख लेते हैं। क्या बोलते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो बिल्कुल यही करस्पॉन्डिंग दक्षिणी ध्रुव में भी यही चीजें होंगी। हम लोग उत्तरी ध्रुव के एग्जाम्पल से ये बात समझते हैं। अच्छा, इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ऐसा इसको बोलते हैं। थोड़ा सा इस चीज को और गहरे से समझ लेते हैं। धरातल से चलने वाली व्यापारिक पवनें, दोनों गोलार्धों में धरातल से चलने वाली पवनें इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा के क्षेत्र के आसपास आपस में टकराएंगी। अब मेरी बॉडी लैंग्वेज की तरफ भी ध्यान रखना है। ये दोनों तरफ से व्यापारिक ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ये आपस में
कन्वर्ज्ड होंगी, टकराएंगी। टकराने के बाद ये क्या करेंगी, ऊपर वायुमंडल की ओर ऊर्ध्वाधर प्रवाहित होंगी। कैसे प्रवाहित होंगी, ऊर्ध्वाधर प्रवाहित होंगी। अच्छा बच्चों एक बात को समझो, जब ये पवनें ऊर्ध्वाधर प्रवाहित होंगी तो इसको हम कैसे यहाँ पर दिखा सकते हैं। मान लीजिए इधर से पवन आई टकराई और इधर से पवन आई टकराई, तो ये पूरा पवन प्रवाह ऊर्ध्वगामी हो गया, ये ऊपर की ओर प्रवाहित हो गया। अब जब ये ऊपर की ओर प्रवाहित हुआ तो हमारे क्षोभ मंडल के आसपास की सीमा के नज़दीक पहुंचने पर, हमारा क्षोभ मंडल क्या है, मतलब ट्रोपोस्फेयर के पास पहुंचते पहुंचते, मतलब 8 से 12 किलोमीटर के आसपास पहुंचते पहुंचते ये क्या करेंगी, अपनी इनकी गति में कमी आएगी और ये कॉरियोलिस बल के प्रभाव से ये क्या करेंगी, मुड़ जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, ये कहाँ मुड़ रही हैं, ऊपरी वायुमंडल में, मतलब हाइयर एटमॉस्फेयर में ये पवनें मुड़ेंगी। एक इस तरफ एक शाखा जाएगी, एक इस तरफ जाएगी। अब ये शाखा इस तरफ जो गई ये कहां पर उतरेगी, 30 से 35 डिग्री के हाई प्रेशर बेल्ट पर उतरेगी और इसी वजह से इस बेल्ट पर हाई प्रेशर होता है, उच्च वायुदाब होता है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, इस जगह पर जब ये ऊपर वायुमंडल से पवन नीचे की ओर आई तो फिर धरातल पर आने के बाद इसी क्रम में फिर ये प्रवाहित होने लगेगी। तो धरातल से ऐसे प्रवाहित हुई, फिर ऊपर गई, फिर ऐसे प्रवाहित हुई। तो इस तरह से देखिए एक सर्कुलेशन बन गया। ये जो सर्कुलेशन है ये पहला सर्कुलेशन है और इस सर्कुलेशन से जो कोष बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे हेडली सेल। क्या बोलेंगे, हेडली सेल। तो पहली बात आपने समझ लिया कि हेडली सेल क्या है। अब ध्यान से सुनिए, हेडली सेल की जो सही पहचान है, जिसमें कि प्रश्न बनने की संभावना है, वो क्या है कि हेडली सेल किस अक्षांशीय विस्तार के मध्य पाई जा रही है। ध्यान से सुनिए, भूमध्य रेखा और उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के मध्य जो परिकोशीय परिसंचरण तंत्र बन रहा है, पवनों का सर्कुलेशन बन रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, हेडली सेल। क्या बोले, हेडली सेल। अब ध्यान से समझना कि हेडली सेल की जो मुख्य अवस्थिति है वो उष्णकटिबंधीय होती है, इसलिए इसको एक नाम और दे दिया जाता है उष्णकटिबंधीय कोश। उष्णकटिबंधीय कोष के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात को, एक तो ये हो गई हेडली सेल। अब आपने देखा है कि इस उच्च वायुदाब पेटी से इस दिशा में पछुआ पवन प्रवाहित होती हैं। क्या होती हैं, पछुआ पवन प्रवाहित होती हैं और ध्रुवों के उच्च दाब से यहां पर ध्रुवीय पूर्वा चलती हैं, ध्रुवीय पूर्वा प्रवाहित होती हैं। जब ये दोनों पवनें आपस में टकराएंगी तो इस पवन का जो मूल स्वभाव है वो गर्म है और ध्रुव की ओर से चलने वाली पवन का जो मुख्य स्वरूप है, स्वभाव है, वह शीत है, ठंड है। तो ये दोनों पवनें 60 से 65 डिग्री के बीच में टकराएंगी। जब ये टकराएंगी तो क्या होगा, टकराने के बाद यहाँ पर वाताग्री दशा बनेगी और ये दोनों पवनें ऊपर की ओर उठेंगी। क्या होंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। तो जब ऊपर वायुमंडल में ऊर्ध्वगामी होंगी पवनें तो इस जगह पर भी क्या, कौन सा बेल्ट बनेगा, लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। लो प्रेशर बन गया। जब यहाँ पर लो प्रेशर बन गया बच्चों, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया तो अब ध्यान से देखिए, यहां पर से भी उठने वाली पवनें, यहां से भी उठने वाली पवनें, एक शाखा इसकी इधर चली गई और एक शाखा इसकी इधर चली गई, एक शाखा इसकी इधर चली गई। अब ध्यान से देखिए, अब यह शाखा फिर से धरातल की ओर होते हुए यहां पर चली जाएगी, इस बेल्ट पर आएगी, फिर यहां से ऊर्ध्वगमन हो इसका होगा और फिर ये क्या करेगी, लो प्रेशर बेल्ट की ओर चली जाएगी, अर्थात उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चली जाएगी। इस तरह से इस सर्कुलेशन से एक कोशीय परिसंचरण तंत्र तैयार हो रहा है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरल। क्या बोलेंगे, फेरल सेल। फेरल
सेल। क्या बोलेंगे? फेरल सेल। फेरल एक जियोग्राफिकल पर्सनालिटी थी, इसी तरह से हेडली ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे हेडली सेल। फेरल ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम फेरल सेल रख दिया गया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, इसी प्रकार से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के क्षेत्र से उठने वाली पवनें कहां पर जाके गिरेंगी? ध्रुवों पर गिरेंगी, और फिर इसका पूर्वी ध्रुवीय पूर्वा के रूप में फिर से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर इसका परिसंचरण होगा, और फिर ये एक क्रम चलता रहेगा। इस सर्कुलेशन तंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुवीय सेल या पोलर सेल। क्या बोलेंगे? पोलर सेल की संज्ञा देंगे, ध्रुवीय कोष। तो इस तरह से कितने हुए? जरा ध्यान से देख लें, हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल। इन परिसंचरण तंत्र को समग्र रूप से हम लोग क्या बोलते हैं? ट्री सेलुलर सर्कुलेशन, अर्थात त्रिकोशीय परिसंचरण तंत्र। अब ध्यान से देखिए, आपके सामने प्रश्न किस रूप में उठाया जाएगा? आपके सामने प्रश्न उठाया जाएगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सेल कौन सी है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सेल कौन सी है? तो आप क्या जवाब देंगे? हेडली सेल। क्या जवाब देंगे? हेडली सेल। इसी तरह से आपसे पूछ लिया कि टेम्परेट जोन, ये पूरा का पूरा एक टेम्परेट जोन बनता है, तो टेम्परेट जोन में प्रवाहित होने वाली त्रिकोशीय परिसंचरण तंत्र की सेल का नाम क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे? फेरल सेल। और ध्रुवीय क्षेत्र पर कोशीय तंत्र का क्या नाम दिया जाएगा? तो आप क्या देंगे? पोलर सेल। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये बातें आपको त्रिकोशीय परिसंचरण तंत्र की कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर से ध्यान सुनना, त्रिकोशीय परिसंचरण तंत्र में प्रत्येक कोष का निर्माण धरातल से चलने वाली सनातनी पवनें और उनके ऊपर जाने के बाद उसकी ऊपर वायुमंडल में प्रवाहित शाखा जब फिर से अधोगामी होती है, तो इस पूरी प्रक्रिया में सेल का निर्माण होता है, कोष का निर्माण होता है। और प्रत्येक गोलार्ध में 3 प्रकार की सेल का निर्माण होगा, इसलिए इसे हम लोग त्रिकोशीय परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि इससे महत्वपूर्ण सवाल आपके और क्या बन सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, त्रिकोशीय परिसंचरण तंत्र के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को भी बताना मेरा कर्तव्य है, ताकि आपके दिमाग में एक अच्छा सेटअप बना रहे और आप ये निर्धारित कर पाएं कि त्रिकोशीय परिसंचरण तंत्र से आने वाले प्रश्नों का स्वरूप क्या होगा। तो देखिए, मैं आपके सामने 2-3 प्रश्नों को तैयार किया हूं, ऐसे ही डायमेंशन से ये सवाल पूछे जाएंगे इस टॉपिक पर। क्योंकि देखो, मेरा मानना यह है कि टॉपिक की समझ कॉन्सेप्चुअली होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर प्रैक्टिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन टैकल करने की क्षमता हमारे अंदर विकसित ना हो, तो पढ़ने पढ़ाने का मज़ा नहीं है। इसीलिए मैं हर एक टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए बच्चों, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाने वाली सेल को क्या कहते हैं? मैंने आपको अभी अभी समझाया था, ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो पाई जाने वाली सेल है, इसको क्या नाम देंगे बच्चों? फेरल सेल? नहीं। पोलर सेल? नहीं। इनमें से कोई नहीं तो है ही नहीं। सही आंसर इसका क्या होगा? हेडली सेल। क्या होगा? हेडली सेल। इसी तरह प्रश्न संख्या 2 के प्रारूप को देखिए कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब देखिए, यहां पर ये शब्द भारी हो जाएंगे, तो इन्हीं भारी शब्दों से ही प्रश्नों को पकड़ना है। तो जब आप लेक्चर को ढंग से समझेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तो ये सारे शब्द आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से, कहां से? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहाँ है भाई? यहां पर है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 से लेके 65 डिग्री के मध्य है। तो यहां से लेके चलने वाली ये जो पवन होगी, इसकी चर्चा ये कर रहा है कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी की ओर। तो इसको ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी बोलते हैं, इसको उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी बोलते हैं। दिस इज द प्लेस ऑफ
हाई प्रेशर एंड दिस इज द प्लेस ऑफ लो प्रेशर। तो अब देखिए प्रश्न के कहानी को समझिए कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के मध्य, यहां देखिए के मध्य, तो यानी इसके बीच बनने वाले कोष को कहते हैं। तो यहाँ पर कोष का मतलब सेल से है, और वही बात की त्रिकोशीय परिसंचरण तंत्र में अपने दिमाग को ले जाना है। तो क्या पोलर सेल कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या हेडली सेल कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया था क्या, फेरल सेल। इसको किस नाम संबोधित करेंगे? फेरल सेल से। अब आ जाए, एक और डायमेंशन देता हूं क्वेश्चन को, इस तरह से भी पूछ सकता है कि त्रिकोशीय परिसंचरण तंत्र में पवनों का ऊर्ध्वगमन होता है ऊपर तक होता है। तो ये पूछना चाह रहा है प्रश्न कि कहां तक होता है। तो देखिए आयन मंडल तक होता है क्या? नहीं। मैंने बताया था ना कि यहां से पवनें ऊर्ध्वगमन करेंगी, उठेंगी, और उठने के बाद कहां तक जाती हैं? क्षोभ मंडल तक जाती हैं। लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं, और यही क्षोभ मंडल है, यही क्षोभ मंडल की निम्नतम सीमा है। तो यहां तक पहुंच जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ना कि समताप मंडल होगा, ना कि बहिर्मंडल तक होगा, ना कि आयन मंडल होगा, बल्कि क्या होगा? क्षोभ मंडल तक। तो इस तरह से बच्चों इन प्रश्नों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि त्रिकोशीय परिसंचरण तंत्र से किस स्वभाव के प्रश्न जनरेट किए जा सकते हैं, और ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। पवन तंत्र की अगली क्लास, अगली श्रृंखला में मैं फिर शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।